और आज हम मौलिक अधिकारों के विषय पर और मौलिक कर्तव्यों के विषय पर उससे निकलने वाले वैकल्पिक क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। चूँकि इसके पहले मैं 2 वीडियो भी आपको बना चुका हूं आपके लिए। इसमें आप देखे होंगे कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के विषय पे मैंने डिटेल से समझाया था, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि उससे निकलने वाले जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उसको मैं लाऊं और आपको मैं बताऊं। तो आपके सामने लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लाए हैं जो मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स एवं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के विषय पे हैं। तो अब शुरू करता हूं। सबसे जो पहला जो अपना टॉपिक है वो रहेगा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के विषय पे सबसे पहला जो आपका प्रश्न बनता है वो ये है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसका उत्तर होगा भाग 3 में। अगला प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, उसका उत्तर होगा 7 मौलिक अधिकार। चूँकि उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। 26 जनवरी सन 1950 को जब संविधान लागू होता है तो उसमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था, इसको बाद में उस मौलिक अधिकारों की श्रेणी से उसको हटा दिया गया। आज वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन उस समय यानी कि मूल संविधान में कितनी संख्या थी, 7 थी। अगला प्रश्न बनता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हम मौलिक अधिकारों के रूप में जानते हैं, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया वो किस देश के संविधान से लिया गया था, उसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, इसका उत्तर होगा 300A। अगला प्रश्न है कि जिस समय 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उसका उत्तर होगा मोरारजी देसाई। तत्पश्चात अगला प्रश्न है कि जो शिक्षा को जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है तो कब बना है। पहले शिक्षा का अधिकार जो था मौलिक अधिकार नहीं था, तो शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कब शामिल किया गया, जिसका उत्तर होगा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, और तब से मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है, जो 2009 में पारित हुआ था और 2010 में उसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है, तो उसका उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है या संविधान का हृदय कहा है। अगला प्रश्न है कि बाल श्रम, छोटे बच्चे पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के तहत लगाया गया है। मैंने इसके पहले भी वीडियो में काफ़ी इसका डिटेल बताया था। जो हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 23 से 24 में है। तो जो बच्चों का जो अवैध रूप से उनसे मेहनत मजदूरी करवाई जाती है, इस पर हमारा संविधान उस पर प्रतिबंध लगाता, जो आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। आगे का प्रश्न है कि शिक्षा के मूल अधिकार को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो इसको आप बताएंगे अनुच्छेद 21A 21A में शिक्षा का जो अधिकार है, जिसको हम मौलिक अधिकार अब बन चुका है, तो उसको भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, वो है उसका उत्तर है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से हटाया गया था, इसका उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, और वहीं पर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा करके उसको फिर दूसरे अनुच्छेद में रखा गया। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का जो अधिकार है, जब उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, तब उसके बाद उसको संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो आप बताएंगे भाग 12 में।
भाग 12 में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। और अगला जो प्रश्न बनेगा वो ये है कि संपत्ति का अधिकार जब वह केवल संपत्ति का अधिकार ही रह गया, जब उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, तब वह और किन किन नामों से जाना जाता है। ये ऐसे बहुत भ्रम वाला क्वेश्चन होता है जो कभी कभी एग्जाम पे आता है और यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो ये और कई नामों से जाने जाते हैं। जैसा पहला है संवैधानिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, संविधिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं, विधिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं, या कानूनी अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई प्रकार के नामों से संपत्ति के अधिकार को जाना जाता है। जो अगला प्रश्न ये बनेगा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, इनसे संबंधित जो रिट जारी किए जाते हैं, जिसको लेख कहते हैं, लेख जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है उनकी कैसे रक्षा की जाए, कैसी सुरक्षा की जाए, तो संविधान इसके लिए व्यवस्था किया है। तो संविधान की व्यवस्था के आधार पर बताया गया है कि भारत शासन की व्यवस्था के आधार पे संविधान का जो आर्टिकल 32 है, 32 है, वह स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देशित करता है, या सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल व्यवस्था किया हुआ है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित वह लेख जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 226, संविधान का अनुच्छेद 226, ये उच्च न्यायालय के लिए व्यवस्था किया है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ वह जो सामान्य कानून होता है, सामान्य विधि होती है, उसका उल्लंघन करने पर या उसकी अवैधता पर यह रिट जारी कर सकता है या उस पर लेख जारी कर सकता है। ये हो गया आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय के लिए व्यवस्था करता है, और आर्टिकल 226 जो राज्यों में उच्च न्यायालय होती है उसके लिए व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये मौलिक अधिकारों से निकलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और बनता है कि मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी बाध्यता होती है, अर्थात ये वाद योग होते हैं। कोई भी नागरिक की स्वतंत्रता है, कोई भी नागरिक का मौलिक अधिकार, कोई भी चाहे सरकार हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, कोई संस्था अगर छीनता है, किसी प्रकार का हनन करता है, तो हम इसके लिए अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की शरण ले सकते हैं। तत्पश्चात अच्छा, इसी के आगे जो आर्टिकल 32 और 226 के बारे में जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए व्यवस्था की गई है, जो लेख होते हैं ये 5 प्रकार के हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और 5वां है अधिकार प्रेक्षा। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं, 5 प्रकार के जो लेख हैं वह संबंधित संविधान के अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय को प्राप्त हैं। अब इसके बाद में स्टार्ट में आपको मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी कुछ बता ही देता हूं कि हालांकि मैं इसके पहले वीडियो में भी आपको कई बार इसका उल्लेख कर चुका हूं, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रूप से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक अधिकार तो हो गया ये, अब मौलिक कर्तव्य के विषय पे है। तो मौलिक कर्तव्यों को तो वैसे भी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था नहीं, इसको मौलिक कर्तव्यों को बाद में भारत के संविधान में उसको ऐड किया गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? स्पष्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको रखा गया था। तो ये है, आप इसके पहले भी बताया था, 42वां संविधान संशोधन है, जहां पर 1976 में किया गया था। और उस समय देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, और उस समय देश में इमरजेंसी भी लगी हुई थी। ये भी एक आपको बहुत अच्छा प्रश्न इसमें आएगा कि जिस समय 42वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। और उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उसी पीरियड पे ये 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था, और जहां पर मौलिक कर्तव्यों को पहली बार भारत के संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न ये बनता है कि जिस समय 42वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मैं आपको बता चुका हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी, और आपातकाल था उस समय। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बनती है कि मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में है, किस भाग में व्यवस्था की गई है मौलिक कर्तव्यों की? तो बताएंगे संविधान का भाग 4A,
4A में इसकी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न ये बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 51A बताएंगे। जब भाग की बात आएगी तो 4A और ये 51A, अनुच्छेद 51A में इसको शामिल किया गया है। फिर अगला प्रश्न मौलिक कर्तव्यों से ये बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर भारत के संविधान में शामिल किया गया था, जिसका उत्तर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारत के संविधान में शामिल किया गया था। फिर अगला प्रश्न ये बनता है कि ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। मैंने इसके पहले भी आपको वीडियो बताया था कि जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जो 29 और 30 इसके लिए व्यवस्था करता है। तो अगर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की बात पूछता है तो इसे बताएंगे आर्टिकल 29। और यदि ये पूछता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना हो या उनका प्रशासन करना हो, उनका देख रेख करना हो, तो ऐसी स्वतंत्रता भी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। तो ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद नंबर 30 में की गई है। यानी हितों का संरक्षण ये 29 में है और अल्पसंख्यक वर्गों को रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार आर्टिकल नंबर 30 में है। और जिस समय मैं पहले ही बताया था, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय तो मौलिक कर्तव्य थे नहीं। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया और जिस समय इसको पहली बार रखा गया तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे और आज वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं इसको किस देश के संविधान से लेकर के भारत के संविधान में शामिल किया गया था, तो यह सोवियत संघ, उस समय का सोवियत संघ था जब लिया गया था, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। तो और आज वर्तमान इसको रूस के नाम से जानते हैं। तो स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से, और मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से। ये थोड़ा सा फर्क और एक टेक्निकल जो है आपकी सावधानी इसको बरतेंगे। और जैसे इसको बताया था वाद योग्य है, इसके उल्लंघन पे हम कानून की शरण ले सकते हैं, लेकिन इसमें है कि वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, अर्थात मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर या इसको कर्तव्यों को कोई ना माने तो हम क्या कानून की शरण ले सकते हैं। तो सामान्यतः कह देते हैं ये वाद योग्य नहीं है। लेकिन मैंने इसके पहले भी एक जब वीडियो बताया था मौलिक कर्तव्यों के विषय में बताया था, तो कुछ उसमें ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जहाँ पर समय समय पे कानून बनते रहे हैं और वहाँ पर मानना भी अब बाध्य है। तो अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि ये वाद योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से मैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों से निकलने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए बड़े मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस प्रकार से ये मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित पिछली वीडियो और आपकी वीडियो को लेकर के मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई हैं। और जहाँ पर अब मैं अगली जब वीडियो लेकर आऊँगा तो एक नए चैप्टर के साथ आऊँगा। इस वीडियो को आप निश्चित तौर पे पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। और आने वाले समय में और भी आपके मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना करके आपके सामने लाऊँगा। जी धन्यवाद।